यूपीपीसीएस का एग्जाम दिन ब दिन पास आते जा रहा है और यूपी स्पेशल एक महत्वपूर्ण रोल करता है इस यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में। हमने एक इनिशिएटिव लाई है जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी यूपी रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करा जाए। जैसे आज का जो टॉपिक हमने रखा है यूपी के ज्योग्राफी का, जिसमें हम रिवर्स को कवर करेंगे, रीजन को और रिसोर्सेस को, तो मतलब नदियां, क्षेत्र और संसाधन को कवर करेंगे। लेकिन कैसे कवर करेंगे? 140 पीवाईक्यू टोटल आ चुके हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि 1991 से लेकर 2025 तक पूरे रहे हैं। तो हम इसको 3 फ्रेम में एक ट्रैप जोन के तौर पे समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहली चीजें यहां से ध्यान से सुनिएगा। तो मैं जैसे बताया 140 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हम नदियां, क्षेत्र, मिट्टी, फसलें और संसाधन, ये सब चीजों को कवर करेंगे। कहाँ पे ट्रैप जोन है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें रहेगी, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, जैसे 2024 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2025 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इन चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में भी चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल करिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से स्टेट के साथ टच हो रहे हैं, कौन से यूपी के कौन कौन से स्टेट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच हो रही है, आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तराई रीजन क्या है, बुंदेलखंड रीजन क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और ये सब कुछ हम जब बात करेंगे तो एक मैप के साथ हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि पहला ही हम चैप्टर देख रहे हैं, जैसे मैंने बात किया फिजिकल रीजन के ऊपर से हम देखेंगे, भौतिक प्रदेश के ऊपर से देखेंगे। ठीक है, अब क्या क्या 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या भाग है, एक है तराई रीजन, एक है गंगा प्लेन रीजन, और उसके बाद तीसरा है हमारा साधन प्लेटिव रीजन। ये आपको दिख गया इतने तीनों रीजन, और तीनों रीजन की आपके सामने तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन अगर ज्योग्राफी यूपी के मैप के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो आप ये वाला पूरा रीजन देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, तराई रीजन। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा गंगा प्लेन, और ये वाला क्या हो जाएगा जिसको हम बुंदेलखंड या पठार रीजन बोल सकते हैं। तो इन 3 पार्ट में मोस्टली ज्यादातर हमारी पूरी ज्योग्राफी समेटी जाएगी। मगर अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल में मतलब मेरे कहने का मतलब है क्या होता है भाबर, क्या होता है तराई, और क्या होता है अलूवियन प्लेन जिसे हम जलोढ़ मैदान बोलते हैं। अब ये सब चीजें क्या होती है ये तो पहले समझ में आना चाहिए। तो एक सिंपल सा डायग्राम के तौर पे तो नहीं, मैं सिर्फ एक चीज समझाऊंगा। कभी आप उत्तराखंड गए हो, जाइएगा। कभी उत्तराखंड गए नहीं हो तो अभी तो यूपीपीसीएस का एग्जाम भी आ रहा है, एक बार जाइएगा। उत्तराखंड में जब जाते हो गंगा नदी फ्लो होती है, काफी तेजी से फ्लो होती है, ये पहाड़ से उतरते हुए आ रही है और हिमालय की फुट हिल पे आते जा रही है। जब वो आती है तो आप वहां पे क्या देखते हो कि उस नदी में पत्थर बहुत है, मिट्टी बहुत कम रहेगी, है ना। ये तो आपको सबको पता है, मिट्टी बहुत कम रहेगी, पत्थर बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। वही नदी जैसे ही यूपी में एंट्री मारने लग जाती है, अब क्या होता है कि नदी डिवाइड होने लग गई। अब जो नदी की धारा थी वो बहुत तेज थी, अब क्या हो गई, स्लो हो गई है। जब वो स्लो हो गई है तो वो फैलना चालू हुई, इसके लिए स्लो भी हो रही है। जैसे ही वो फैलना चालू हुई तो क्या हो गया, वो पूरा एक तराई रीजन क्रिएट करना चालू कर देगी, जहां पे आपको घास दिखेगा, जहां पे आपको हर चीजें वहां पे दिखने मिल जाएगी। फिर आता है वहीं से जो उस पूरे रीजन से नदी जो ये आपकी बह रही है, इस नदी के जो आजू बाजू वाली रीजन है ना, ये रीजन, ये आपकी नदी बह रही है, यहाँ पे आजू बाजू वाली रीजन है, ये हो जाएगी आपकी न्यू अलुवियन सॉइल। और जैसे जैसे ये रीजन दूर दूर जाते जाएगा वो हो जाएगी हमारी ओल्ड अलुवियन सील, जिसको हम भांगर बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अभी मैं आपको ये सब चीज समझाऊंगा। तो ये भाबर का पूरा एक डेफिनेशन था जो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाया। अब भाबर तराई मेन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ये वाला मैप, ये आपको पूरा तराई रीजन तो दिख ही गया होगा, है ना। और कंकड़ वाला रीजन कहां दिखेगा आपको, ऑब्वियसली इस साइड में सबसे ज्यादा दिखेगा कंकड़ वाला रीजन, और धीरे धीरे फिर ये नीचे जाते हुए गायब होते जाएगा और तराई रीजन पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हम चलेंगे वेस्टर्न टू सेंट्रल की तरफ, तो सहारनपुर आपको दिख रही है सबसे नॉर्थ में, फिर बिजनौर आ जाएगा, फिर उसके बाद मुरादाबाद आ जाएगा, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, याद रखिएगा एज इट इज, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, फिर उसके बाद बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, और उसके बाद हमारा महाराजगंज। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी तराई को बताते हुए आती है। ठीक है, अब गंगा प्लेन रीजन पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पूरा बीच वाला पार्ट, ये हमारा यूपी का पूरा मैप है। ठीक है, लमसम। अब इसमें जो बीच वाला पूरा पार्ट है हमारा गंगा वाला रीजन हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक तो आकार राज्य का सबसे बड़ा भाग कवर करती है ऑब्वियसली, ये तो अभी हमने देखा ही था। फिर उसके बाद खादर, पूरा बांगर, जलोढ़ मृदा यहाँ पे मिलती है। फिर गंगा यमुना दोआब इज द मेन रीजन।
अब दोआब का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझाता हूं। पहली चीज कि ये जो पूरा आपको बताया जा रहा है, ये पूरी ज्योग्राफी जो आपको बताई जा रही है, यहां पे आपको बेसिक से कवर करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हमेशा जब भी मैं यहाँ पे कोई ट्रिक बताऊंगा तो ध्यान से सुनिए। पहली चीज है भांगर मतलब ओल्ड अलोवियन, ठीक है। तो बांगर मतलब मैंने समझ गया, सॉरी बांगर मतलब मैंने समझ गया कि ओल्ड अलोवियन। तो बांगर से हम क्या समझ लेंगे, भंगार। भंगार मतलब कोई चीजें पुरानी हो गई है, तो उस तरीके से हमें बांगर याद रहेगा, ठीक है। फिर आता है खाद, खादी कपड़ा, कुछ भी बोल लो, खाद बोल लो, नया नया कुछ तो मिल रहा है हमें, न्यू अलोवियन सॉइल हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, गंगा का एक प्लेन मेन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, गंगा का जो प्लेन एरिया है वहां पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। गंगा प्लेन का मेरे कहने का मतलब है, एक तो ये हो गई हमारी गंगा जो बह के निकल रही है, दूसरी एक हो गई हमारी जो यमुना यहां से टच हो जा रही है। ये दो आब वाला रीजन है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। नो डाउट है यहाँ वाला भी रीजन फर्टाइल होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा फर्टाइल वाला रीजन कौन सा है, ये दोआब वाला। तो यहाँ पे आपको हर फसल होते हुए दिखेगी, यहाँ पे आपको गेहूं भी होते हुए दिखेगा, गन्ना भी सबसे ज्यादा होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हर चीजें देखने मिलेगी। तो वेस्टर्न बेल्ट की तरफ से हम चलते, जैसे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, हापुड़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, फिर बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया और इटाहा हो गया। ये रीजन ऐसे जो दोआब रीजन में आते हैं। अब यहां से चालू होता है, थोड़ा दोआब में से कम होना धीरे धीरे चालू हो जाएगा, ठीक है। जिसमें है कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा बाराबंकी, फिर फतेहपुर, फिर प्रयागराज। अब प्रयागराज में आके दोआब रीजन खत्म हो जाता है। प्रयागराज के पहले मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, तो प्रयागराज तक तो मुझे दोआब रीजन दिख जा रहा है, मगर प्रयागराज में जैसे आएंगे, और आपको पता है प्रयागराज का नाम भी प्रयाग इसलिए पड़ा कि दोनों रिवर आके, तीनों रिवर आके मिल जा रही है। एक रिवर जो गुप्त है उसका आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर आती है गोंडा, बस्ती, देरोई एक्सेट्रा। तो इतनी सारी रिवर के हिसाब से हमने गंगा प्लेन रिवर भी समझ लिया, एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से समझ लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है हमारा जो बुंदेलखंड वाला रीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी पठार। तो दक्षिणी पठार हमेशा दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो होता है हमारा बुंदेलखंड, हम नॉर्मली ज्योग्राफी को सिर्फ बुंदेलखंड के नाम से करके खत्म कर देते हैं। दूसरा होता है विंध्य। जब आप ये दोनों को मिलाओगे तो बनेगा दक्षिण पठार। अच्छा, दक्षिण पठार की जो सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे जो सॉइल मिलती है वो लेटरेटिक रेड सॉइल होती है, लाल मृदा होती है ना, वो बुंदेलखंड रीजन में पूरी मिलती है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोआब वाला, ये आपको दिख रही है दो रिवर है, एक समझ लीजिए गंगा, एक है यमुना। तो यहाँ पे जो बीच में आपको पूरी एक शहर बचते हुए दिखेगी, जहां पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, जहां पे फसलें सबसे ज्यादा हो रही है, और जहां पे पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा रह रही है। एक चीज समझिएगा, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वहीं पे ज्यादा रहेगी जहां पे हर चीजें अवेलेबल हो इजीली। इसलिए बुंदेलखंड के रीजन में पॉपुलेशन बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे अनाज उगाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी उस चीज के ऊपर, बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी तो समझ में भी आएगा ना। देखो खादर, मैंने आपको समझाया खादर क्या हो गई, एक न्यू अलोवियन मतलब जड़ोड़ मिट्टी हो गई पूरी, जो कि नदी के किनारे रहती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है ना। फिर बांगर, बांगर क्या है, ओल्ड सोलिवियन है, ये कंकड़ नोड्यूल्स यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी नई नहीं है, मतलब ओल्ड है पूरी, तो वहां पे मिट्टी अक्यूमुलेट होकर पूरी पत्थर बन सकती है। कौन कौन से क्रॉप यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, गेहूं है, गन्ना है, धान है, दलहन है, का प्रमुख बेल्ट है ये। फिर हरित क्रांति का लाभार्थी क्षेत्र भी है, आपको याद ना हो जब, अच्छा कोई मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये किसने लाया, और इंडिया के फादर किसे बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन में, और दुनिया में मतलब वर्ल्ड पे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे बोला जाता है, ये दोनों चीजें मुझे जरूर बताइएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप जैसे जानते हो पंजाब हरियाणा सब जगह पे, राजस्थान में आया, वेस्टर्न यूपी में बहुत अच्छे से आया था, और वेस्टर्न यूपी में आने के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन क्या था, हमारा दोआब रीजन। अब समझ में आया दोआब क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी ग्रीन रेवोल्यूशन और पूरी इकोनॉमी को चेंज करता है ये रीजन, ठीक है। फिर अब ऑब्वियसली यहाँ पे तो सब चीज अच्छी है, लेकिन और अच्छा और साउथ में और अच्छे से पहुंचाना है, मतलब बुंदेलखंड रीजन या दक्षिणी पठार की साइड में, तो मुझे क्या चाहिए, नहर चाहिए और नलकूप चाहिए, जिससे मैं वो रीजन और अच्छा कर पाऊं, है ना। अब आते हैं दो आपके जिले, जिले बस्ती जो भी आप है, तो दो आपके जो कौन कौन से जिले हैं जो मैंने अभी आपको पर बताया था, मेरठ हो गया, बुंदेलखंड, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो, फिर उसके बाद इटावा है, फिरोजाबाद है, कानपुर है, फतेहपुर है, प्रयागराज में आके खत्म होती है, फिर गंगा यमुना बन जाती है।
अब यूजुअली हमें क्या लगता है, दोआब का मतलब हो गया जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है जब हम बात करते हैं कानपुर की, जब हम बात करते हैं कानपुर की, और जब हम बात करते हैं आगरा की। यहां पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। दोआब रीजन में इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप होती है। उस इंडस्ट्रियल एरिया के वजह से ये दोनों रीजन भी काफी ज्यादा डेवलप कहलाए गए और एक अर्बन सिटी के नाम से जाने गए। लेकिन यहां पे नुकसान ये हो गया कि ये दोनों सिटी ने पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा तेजी से फैलाया। मैं अभी इसके बारे में यहां पे नहीं बात करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो एनवायरमेंट का टॉपिक हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। 1995 में पीवाईक्यू में पूछा गया ट्यूबवेल इरिगेशन ग्रोथ, गंगा या घाघरा प्लेन के बारे में पूछ लिया गया। फिर 2003 में लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ यूपी, तो शारदा जो हमने पूरा देखा था इसके बारे में पूछ लिया गया। फिर 2004 में जो पूछा था यूपी लैंडिंग क्रॉप इन इंडिया, तो वीट हो गई, ऑल्सो शुगर कैन हो गई, ये सब चीज के बारे में बता दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो अब एक नजर और सारांश के ऊपर से हमने ये पूरा मैप तैयार किया। जब भी आपको टाइम मिलेगा प्लीज इसको देखिएगा, ओके। और ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, तो इस पीडीएफ को आपको आराम से मिल जाएगा। मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, मैं पढ़ा के आपको देखे जा रहा हूँ। बाकी सब टीम है वो आपको बताएगी कि ये पीडीएफ कैसे मिल सकता है। तो पीडीएफ के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ बनता बड़ी मुश्किल से है, ओके। देखिए यहाँ पे पूरा आपको देखने मिल जा रहा है, बस ये एक गलत है, यहाँ पे बरेली है, बस थोड़ा सा वहां पे गलती हो गई थी, बस और कुछ नहीं है। तो ये पूरा रीजन आपको पूरा मैप के साथ देखने मिल जा रहा है। प्लीज इसको देख लीजिएगा, फोटो खींच के रख लीजिएगा। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शायद से गलत है थोड़ी सी, इसको आप अरेंज कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा चीजें देखने मिल, बहुत डिटेल में है, तीनों को मैंने बांट के अच्छे से बताया है। अब आते हैं हम भांबर तराई बेल्ट के ऊपर। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपको समझाना बहुत जरूरी है। अब दिख रहा होगा, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये रिवर यहां से उतरते हुए आ रही है, उतरते हुए आ रही है, क्या ये पहाड़ है। इस पहाड़ से जब ये रिवर तेजी से आ रही, पहाड़ तोड़ते हुए आएगी। हमने हर बार मोटिवेशन के लाइन में हर चीजों में समझाया, जब ये तोड़ते हुए आती तो अपने साथ क्या लेके आती, बहाव बहुत तेज है तो कंकड़ लेके आती है। तो ये कंकड़ है, कुछ मिट्टी भी होती है, वह ज्यादातर कंकड़ ही होती है। अब कंकड़ की सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता, मतलब सीमित तौर पर रोक नहीं पाएगा, वो जाने देगा। ठीक है, लेकिन होल्ड, या हम बोल सकते हैं पानी को कौन होल्ड कर पाता है, तभी होल्ड कर पाता है जब वहां पे कीचड़ मिल जाए या तो कोई पेड़ मिल जाए, तो वो क्या करेगा, पानी को होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि पानी को खींचेगा जमीन अंदर, मगर यहाँ पे खींच नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ये पहाड़ों की पत्थर के वजह से। जैसे ही ये जो आपको दिख रहा है भाबर से जैसे ही निकल के तराई रीजन में आएगा तो यहाँ पे पानी होल्ड होना चालू लगेगी, और यहीं पे सबसे बड़ा रीजन आएगा, एक तो लैंड इरोजन, और इसी के साथ साथ में यहाँ पे कहीं पे भी वो चीजें फिक्स नहीं होती, जैसे कि जमीन का कोई भी एरिया फिक्स नहीं होता, कभी भी नदी अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे एक तो आपका लैंड इरोजन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कहीं भी जमीन कहीं पे भी घूम जा रही है, जिसके वजह से तराई रीजन कहीं पे भी बन जा रहा है। मगर इस तराई रीजन के वजह से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल सबसे ज्यादा ऊपर होता है और अच्छा होता है। तो तराई रीजन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए, अब भाबर तराई पट्टी के बारे में मैंने आपको सबसे अच्छे से समझा भी दिया, 2008 का ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया। अब गंगा प्लेन वाला हम समझ जाते हैं। गंगा प्लेन का जो मैदान है, तो एक तो द लार्जेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है यूपी का, है ना, खादर एंड भांगर अलुवियन। तो यहाँ पे खादर और भांगर दोनों मिल जाते हैं। तो गंगा यमुना दोआब के बारे में हमने बात किया, ट्यूबवेल कैनाल यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रही है, तो हमने ये सब चीजें समझ ली। लेकिन कुछ चीजें बस थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको सब कुछ रिवर व्यूअर तो दिख रहा है, देखो एकदम मस्त ऐसे से घूम के जा। अगर मैं यहां से पूछूं, देखिएगा जो ज्योग्राफी पढ़ा है, जो भी यूपीएससी का एग्जाम दिया है इस बार, तो उनको ये पता होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल यहां से ये रिवर कट के यहां पे आके जुड़ गई, ये भाग कट के अलग हो गया, अब यहां से रिवर नहीं बहती, अब यहां से बहती है। तो ये पूरा भाग जो बन के निकल के आ रहा है, इस पर्टिकुलर भाग को क्या बोलेंगे, समझ गए? ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। क्यों? क्योंकि जो भी यूपीएससी दे रहा है भाई, उनके लिए तो ये क्वेश्चन जरूर है। यूपी पीसीएस में अभी तक इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूं। एक गंगा हो गया, यमुना हो गया, ये दो आप बन के निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो दो सॉइल के बारे में मैंने बात किया, एक है खादर, एक है बांगर, इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता ही है। फिर सदर्न प्लेट्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, सबसे पहली चीज तो क्या है, बुंदेलखंड का जो एक तो विंध्या क्षेत्र है, यहाँ पे आपको एक तो बहुत ज्यादा सूखी जमीन दिखने मिल रही है
है ना, लेटरेटिक रेड सॉइल मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, चलिए आपकी झांसी आ जा रहा है, ललितपुर आ जा रहा है, जलौन आ जा रहा है, फिर बांडा आ जा रहा है, चित्रकूट आ जा रहा है, महबूब आ जा रहा है, हमीरपुर आ जा रहा है, मिर्जापुर आ जा रहा है, सोनभद्र आ जा रहा है। तो ये सब रीजन में सूखा है, नो डाउट है, मगर यहाँ पे खनिज भी काफी अच्छे हैं। ओके, फिर आते हैं हम कुछ रिवर के मैट्रिक्स के ऊपर, कंपैरेटिव टेबल्स है। तो बाबर तराई में मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, पेबल मिल रहे, मतलब कंकड़ मिल रहे, कंकड़ युक्त रहती है। फिर उसके बाद स्वैम्पी आने लग गए, क्योंकि तराई रीजन आ जा रहा है, क्योंकि घास आपको दलदली जमीन मिलने लग जाएगी। और वहीं पे रिस्क के तौर पे यहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में गंगा प्लेन में क्या आपको दिख रहा है, मतलब तो खादर और बांगर मिल रहे आपको देखने के मिलिए, जहाँ पे गंगा यमुना दोआब मिल रहा है, जहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेशन और इरिगेशन बहुत अच्छी हो रही है। फिर सदर्न प्लेट्यू उसके ऊपर आता है, सदर्न प्लेट्यू में यहाँ पे हार्ड रॉक है, लेटरेटिक रेड सॉइल है और ड्रोट प्रोन एरिया है, जिसके वजह से माइग्रेशन बहुत होता है। ये आगे मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो बुंदेलखंड वाला अब रीजन पे चलते हैं, जहां से क्वेश्चन भी और जहां से समझ भी पूरे यूपी में और अच्छे से डेवलप हो सकती है। ओके, मजा तो आ रहा है ना भाई, मैं पका तो नहीं रह जाता। क्या होता मालूम है, जब हम ज्योग्राफी हर बार हम पढ़ते भी है, मगर यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में जब अब तक आप यूपी के पर्सपेक्टिव से और यूपी के लिए नहीं पढ़ो, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं चाहता यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू पे आपको कवर करवा भी सकता था, लेकिन दिक्कत एक होती है, अगर मैं एमसीक्यू के थ्रू पे कवर करवाऊंगा तो नो डाउट है आपको मजा भी आएगा, मुझे भी मजा आएगा और मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना, और आप ये पढ़ने के बाद जाके एमसीक्यू करते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट कर देता है। बस आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको इसी फॉर्म में चाहिए या आपको पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में ही चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप जितने ज्यादा लोगों हो सके उतने ज्यादा लोगों का एग्जाम निकले, है ना। मैंने अभी आपको हर चीजें बता दी कि कौन से सब्जेक्ट से कहां से कौन कौन सी चीजें उठानी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से ट्रीट करते हो। अभी मैंने आपको ये पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आप कुछ लोग होंगे जो नोट्स बना रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होंगे जो नोट्स नहीं बना रहे होंगे। जब जो नोट्स बना रहा है वो इस वीडियो को यूटिलाइज कर रहा है, जो नोट्स नहीं बना रहा वो इस वीडियो को बस देखेगा, या तो सेव करके रख लेगा, बोलेगा मैं और एक बार देखूंगा मुझे सब याद हो जाएगा। लेकिन ये कोई तरीका ही नहीं हुआ ना। आपको जब ये वीडियो देख रहे हो तो देखिए, तराई रीजन बोला, सबने कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बोली है, तो मैं लिख लेता हूँ फटाक से। गंगा प्लेन रीजन कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बोली, ये है। तो मैं लॉजिक से याद करूंगा, ना कि इससे। मैं यहाँ पे ट्रिक बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना कि आप लॉजिक कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कोई भी आंसर निकालने के लिए। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा भी लॉजिक भी, ठीक है। ये पूरा आपको रीजन दिख रहा होगा, स्टेट टच भी दिख रहे होंगे, हरियाणा दिख रहा होगा, दिल्ली दिख रही होगी, राजस्थान दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, झारखंड दिख रहा होगा, बिहार है, नेपाल है। अच्छा, ये दोनों जो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, झारखंड है, एक छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो इतने सारे स्टेट टच है, उसमें से एक यूटी भी टच है, जिसका नाम है हमारे पास दिल्ली। अब आते हैं हम द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ जियोलॉजी एंड टोपोग्राफी के ऊपर, भौतिक स्वरूप और विज्ञान और स्थलकृति के ऊपर बहुत डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे हम। सदन जो प्लेटिव होता है, ये प्लेटिव में सबसे बड़ी बात क्या होती है, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो आपको कंकड़ दिख रहे हैं क्यों दिख रहे हैं, लेटरेटिक सॉइल बना ही क्यों। तो वहां पे सबसे बड़े रीजन है, जो आपको ये रिवर भी दिख रहे हैं, एक तो है बेतवा, फिर है धासान, केन, सिंध और पाही, और उसके बाद पई और जेमनी। ये सब रिवर है जो आके बहती है, टच होती है उसके थ्रू पे। खानदर, भांगर, जब ये टेम्पररी नहीं होती है, टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा चीजें छोड़ के चली जाती है, जिसके वजह से इरोजन होता है, सन का रिफ्लेक्शन आता है, तो ये मिट्टी अलग अलग तरीके से क्रिएट होना चालू हो जाती है। मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जाने लगूंगा तो आपको ही तकलीफ हो जाएगी और बोलोगे अरे सर आप तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाने लग जा रहे हो। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को ना पढ़ाते हुए मैं आपको बस इस तरीके से समझा देता, है ना। चलिए अब देखिए, असेसिंग द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ड्रॉट प्रोन्स, ठीक है, जलवायु वैधता का आकलन और सूखा प्रवणता। तो कम, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई, अति अधिक, ये सब आपको कब देखने मिलेगा, एक चीजें बस समझिएगा। बुंदेलखंड जैसे रीजन में ना जो रेन होती है वो इरेटिक होती है, मतलब अनिश्चित होती है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ड्रोट प्रोन एरिया है ना, सूखा प्रवण है कि बहुत ज्यादा वहां पे सूखा पड़ रहा है, एक्चुअल वाटर का प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को वहां पे रह के पढ़ाई करनी है, नहीं कर पा रहा है, किसी को रह के वहां पे जॉब करनी, जॉब नहीं कर पा रहा, तो उससे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ रहा है ताकि वो अपने दिनचर्या को निकाल पाए।
लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं? ऑब्वियसली है यार। इसका सोल्यूशन बहुत सारी तरीके से है। मतलब एक सबसे पहला चीज है कि मुझे पता है कि ये एरिया पूरा ड्रॉट प्रोन है, रॉकी रजेट लैंड है, शैलो सॉइल है, वाटर स्कैरसिटी है और उसके बाद माइग्रेशन इश्यूज है। ये 5 सबसे बड़े इश्यूज है बुंदेलखंड के लिए। जब आप मेंस में कभी कभार क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो यहाँ पे 5 को यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या अब मैं प्रॉब्लम तो सिर्फ बताऊंगा नहीं, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी आना चाहिए, वरना क्या ही मतलब है? मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता के जा रहा हूं और आप भी क्रिटिसाइज ही करो। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन है नहर बनाना। जब गंगा यमुना हमारे पूरे सेंट्रल प्लेन को बहुत ज्यादा पार्ट को लेती है तो क्यों ना हम इसको कनेक्ट कर दे पूरे बुंदेलखंड रीजन में। तो केन बेतवा करके प्रोजेक्ट आया था। फिर उसके बाद है रॉकी रजेट लैंड है। अब इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है? बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे आप कोई टूरिस्ट प्लेस बनाइए, कुछ एक्टिविटी करवाइए ताकि ये और ज्यादा एक्टिव हो जाए। सेलो सॉइल है ना, कम गहराई की सॉइल है, तो जिसकी वजह से अब शेलो सॉइल का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ ध्यान से समझिएगा। ये एक सॉइल का ऊपर का पार्ट है, ये एक उसके नीचे का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट। अब ये जो पतली वाली सॉइल है ना, इस पे आप कोई कुछ उगा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी चीज उगेगी उसके लिए जड़ तो चाहिए, और जड़ के लिए जब वो नीचे जाएगी तो इधर कंकड़ मिल जाएगा, और उस कंकड़ की वजह से यहाँ पे कुछ उग नहीं पाएगा। तो हमेशा मिट्टी की गहराई थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए जब भी नदी बहती है ना, जितनी बार नदी बहती है वो एक ना एक लेयर छोड़ते हुए जाती है। जब वो एक ना एक लेयर छोड़ते हुए जाती है तो उस लेयर के ऊपर जब आप कोई चीज बोते हो तो उसकी जड़ नीचे तक जाती है, और जब जड़ नीचे तक जाती है तो उसे पानी, क्यों पानी ज्यादा देर तक मिल पाता है? क्योंकि वही पानी जो नदी ऊपर थी वो पानी नीचे तक आके होल्ड हुआ है। जब वो होल्ड होती है तो आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मैं जितनी भी चीज बोल रहा हूं बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। अब आया माइग्रेशन इशू। माइग्रेशन इशू ये सबसे बड़ा चैलेंज इसके लिए भी बन के आता है क्योंकि वहां पे कोई जॉब जनरेशन के लिए है नहीं, कोई कंपनी आना नहीं चाहती है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे ग्लोबल समिट हुआ था यूपी का, सबको याद तो होगा, यूपी में G20 का ग्लोबल समिट भी हुआ था, G20 भी हुआ, सबको पता है। अब वहां पे हमें क्या दिखाई दिया? जितने भी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो कहां पे हुए थे? वेस्टर्न यूपी में, है ना। फिर धीरे धीरे कम होते हुए गया, बुंदेलखंड में लगभग बहुत कम हुआ। तो वेस्टर्न यूपी में होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या? एक तो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि दो अब रीजन है, प्रोडक्शन बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि रिवर के सिस्टम की वजह से। अब हमने जब भी एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ा है तो हमने एक चीज तो सीखी है, जब भी रिवर हमें अच्छी मिलेगी तो वहां पे पॉपुलेशन हमेशा अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बुंदेलखंड रिवर सॉइल क्रॉप के बारे में। तो बेतान, कैन, धसान, पहुंच, ठीक है, ये सब छोटी छोटी रिवर है। मतलब आपको ऐसे मैप में दिखेगी नहीं, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे तो रेड लेटरेटिक सॉइल मिलती है, लाल रेटिक और काली ब्लैक और सॉइल भी मिल जाती है। पथरीली और कमर उरु, जल धारण कम है तो यहाँ पे स्टोनी है, लो फर्टिलिटी है, लो फर्टाइल सॉइल होती है और पुअर रिटेंशन होता है। तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पे अच्छी से हो सकती है? तो दलहन हो सकता है जिसमें चना अरहर है, फिर तिलहन और ज्वार हो सकता है जिसको कम पानी लग रहा है। सोयाबीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो याद रहेगा क्रॉप कौन कौन सी होती है। अब जब भी आप मैप में याद करोगे दलहन कहाँ होता है यूपी में, तो आपको फटक से क्विक हो जाएगा कि बुंदेलखंड रीजन का कौन सा है। तो आप फटाफट याद करने लगोगे, हाँ ललितपुर, हाँ झांसी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे याद करना चालू करोगे और वहां पे आके ये सब चीजें चेंज हो जाती है। समझ गए आप? फिर आता है बुंदेलखंड से वास्तविक पीवाईक्यू जो आए हैं, जैसे लेटरेटिक सॉइल प्रेडोमिनेंट होती है। तो बुंदेलखंड में पूछा है कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा मिलती है, तो रेड सॉइल लेटरेटिक रेड सॉइल होती है। फिर उसके बाद बांदा के पात क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी जनजाति रहती है, तो कोल ट्राइब आपको पता चल रही है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन कौन सा है, तो वेस्टर्न है, नॉट बुंदेलखंड है। मैं बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले। बस ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, 2002 में पूछा गया, 2000 में पूछा गया, 2002 में, फिर 2008 में पूछा गया जो सितंबर में एग्जाम हुआ था। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा खत्म होता है। फिर आते हैं हम तराई रीजन में, जो थोड़ा सा आपको दिख तो गया, भाबर भी दिख गया, बांगर भी दिखा दिया, तराई भी समझ में आ गया, पूरा मैप के थ्रू पे तो और ज्यादा अच्छे से दिख भी रहा है। हाँ, अब टोपोग्राफी और सॉइल प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ये दलदली होती है ना तराई रीजन। फिर मॉइस्ट, यहाँ पे नमी बहुत अच्छी खासी होती है, और कंपोज्ड ऑफ अ फाइन ओलिवियन सॉइल होता है, जिसके वजह से यहाँ पे हाईली सॉइल इरोजन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो मिट्टी बहुत नई है, मिट्टी नहीं होने के बाद अगर थोड़ी भी तेजी से रिवर आई, कभी भी बाढ़ आया, तो फटक से बह जाता है। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा, अब गांव
आप सब तो गांव में रहे हो, गांव में रहते भी हो कुछ बहुत सारे लोग। हर एक के गांव में एक ना एक भीटा होता है, हम भीटा बोलते हैं गांव में, है ना। वहां पे कभी कभी ना रिवर आती है, नदी जब आती, कब सबसे ज्यादा तूफान मारती है, जब अभी बारिश का टाइम है, बहुत ज्यादा पानी आएगी। वो भीटा जो हम देखते हैं ना कभी कभार, है ना, कुछ कुछ भीटे के ऊपर मंदिर भी होती है। नदी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उस भीटे को तोड़ना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि ये नई रिवर है। क्यों? क्योंकि ये अलुवियन सॉइल है नई वाली, तो इसको तोड़ना चालू कर देगी, धीरे धीरे तोड़ के उसको भड़काना चालू कर देती है। तो इसीलिए ये सॉइल भी कभी भी यहाँ पे लैंड फिक्स नहीं होता है ना। अब हमें ऐसा लगता है कि वो पत्थर है बहुत, नहीं पत्थर नहीं, वो सीधा सीधा सिर्फ ये होता है कि अलुवियल सॉइल आके तोड़ना चालू करेगी जब रिवर का टाइम आएगा। तो ये पूरा मैप है, यहाँ पे थोड़ा आधा दिखाया है। और उस स्वैम्पी रीजन होने की वजह से वहां पे दुधवा नेशनल पार्क भी आपको दिख रहा है। बस ये बताइएगा दुधवा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कब स्टैब्लिश हुआ, ये जरूर बताइएगा। अब तराई वन के ऊपर आता है, परिस्थितिकी और फसले के ऊपर। ठीक है, तराई तो फॉरेस्ट, इकोलॉजी और क्रॉप के ऊपर आ जाते हैं हम। तो एक तो ये डेंस सॉइल होती है, डेंस साल भी होती है यहाँ पे, फिर मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। याद रखिएगा ये सब चीजें पूछी जाती है। अगर आपके पास बुक पेन होगा और आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा, तो प्लीज इसको नोटिस कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप तो पता ही चल गया भाई। टाइगर स्वैम्प, डियर हैबिट यहाँ पे मिलते हैं। मिट्टी यहाँ पे नम है, महीन है, जलोढ़ है और उच्च ह्यूमस के साथ आती है। ह्यूमस मतलब मैं एक तरीके से समझो कि एक मिट्टी है, उस मिट्टी पे घास वास उगा है। जब बारिश हो रही है तो कुछ चीजें रुक जा रही है, बारिश होने के बाद अब इस पर्टिकुलर रीजन में अंधेरा रह जा रहा है, तो गर्मी की वजह से कुछ ना कुछ डेवलप हो जा रहा है, तो वो मिट्टी फर्टाइल होने लग जाती है, जिससे हम बोल देते हैं उमस हो रही है, जैसे इस तरीके से। फिर वाटर लॉगिंग हो रहा है, फिर इरोजन इश्यूज होने लग गए थे, है ना। अब ये क्या पे आपको दिखने मिल जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। फिर धान प्रमुख है, गन्ना, गेहूं, जूट, ये सब आपको मिल जाता है। पर्याप्ती नमी, धान अनुकूलन यहाँ पे मिल जा रही है आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पानी लग रही है, तो वो चीजें आपको फटाफट देखने में मिल जा रही है। ओके, अब फिर हम आते हैं तराई यूपीपीसीएस यहाँ पे। ये आपको जब मिलेगा टेबल तो प्लीज आप इसको देखिएगा। और ये भी मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश जो मेजर रिवर सिस्टम्स है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आपको स्टेट तो मैंने सब समझा भी दिया अच्छे से, अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेजर रिवर के बारे में हमने, गंगा और यमुना के बारे में हमने अच्छे से समझ भी लिया, है ना। तो अब यहाँ पे हमने जो थोड़ा बहुत समझा है गंगा यमुना के बारे में, तो हमने एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ गई है। एक तो हिमालयन रिवर है, पेनिसुलर रिवर होती है ये, और पेरेनियल होती है, 12 महीने बहती है। सीजनल कुछ कुछ रिवर है जो कि बुंदेलखंड रीजन में मिलती है, ये भी हमने समझ लिया। द सीजनल नेटवर्क के ऊपर देख लेते हैं हम। आपको ये सब रिवर के बारे में दिख रहा है, चंबल दिख रहा है, बेतवा दिख रहा है, केन दिख रहा है, सन दिख रहा है और रिहान दिख रहा है। ये रिवर क्या है, ये सीजनल रिवर है। जब बारिश होती है तो उस पठार में, मध्य प्रदेश हो गया, कभी कभार रोल करता है, तो वो सब बारिश के रीजन की वजह से ये सब आके गंगा में कनेक्ट होती है ना। तो ये सब रिवर का सबसे ज्यादा, और ये टेम्पररी रिवर है जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। और महासंगम आपको पता है, तो एक तो गंगा दिख रही है, एक यमुना दिखती है और सरस्वती जी नीचे अलग से आती है, प्रकट होकर वो कनेक्ट होती है। बहुत रेयरली किसी को पता है और दिखती भी नहीं है वो, लुप्त नदी में उनको काउंट भी किया जाता है। तो यमुना व घाघर के बारे में थोड़ा सा देखिए। यमुना जो रिवर है और घाघर मतलब सरयू, ठीक है, तो सरयू रिवर। तो हमने ये दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यमुना, तो यमुनोत्री से ओरिजिन होती है जो कि उत्तराखंड में है। फिर फॉर्म ऑफ वेस्टर्न एज ऑफ दोआब, है ना, दोआब की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी, चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध है ना। कहाँ कौन कौन से, आगरा में, मथुरा में इसके किनारे में होके आती है, और प्रयागराज में इसका आके गंगा का संगम हो जाता है। वहां पे घाघर, घाघर जिसे हम सरयू नदी बोलते हैं, ये कहाँ पे, ये तिब्बत के मानसरोवर रीजन से हो रही है, और ये एंटर यूपी में वाया नेपाल के थ्रू पे होती है। अयोध्या इसके सरयू तट पे ही है, सबको पता है, बहुत 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 ज्यादा होली रिवर है ये आपको सबको पता ही है। अब गोमती और रामगंगा व ताप्ती रिवर, इधर राप्ती लिख दिया है, ठीक है, राप्ती समझ लीजिए, गोमती, है ना। इसकी उद्भव, ये कहाँ से उद्गम होती है, ओरिजिन कहाँ से, पीलीभीत है विथ यूपी इटसेल्फ। लखनऊ इसके तट पे आता है। ये पूछा गया ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। गाजीपुर के पास गंगा में, तो ये सब में आके मिल जाती है, ये आपको पूछा गया है। फिर रामगंगा, ये क्या, कुमायूं हिमालय से आ रही है। फिर बरेली मुरादाबाद से प्रवाह होती है और कन्नौज के पास आके गंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा,
ये जितनी चीजें आपको समझा रहा हूं ना, इस तरीके से पूछी गई है पीवाईक्यू में। फिर राप्ती रिवर के ऊपर आते हैं, ये कहां से, नेपाल हिमालयन, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बाहर से आ रही है नेपाल हिमालयन। इसके पहले हमने सरयू रिवर के बारे में भी यही पढ़ा था, गोरखपुर इसके तट पर है, और ये फ्लड प्रोन ईस्टर्न रिवर है, ये है ना, बाढ़ प्रवण पूर्वी नदी है ये। बेतवा, केन, सोन, रिहंद और चंबल के बारे में देखते हैं। बेतवा, ओरिजिन इसका मध्य प्रदेश विंध्या में है, मिलती यमुना में है, आके जुड़ जाती है, और राजघाट बाद यहां पे बना हुआ है। ये 2015 के क्वेश्चन में पूछा गया। केन पे आता है, मध्य प्रदेश में है, से आई है, यमुना चिल्ला में, और पन बुंदेलखंड हीरा क्षेत्र में है। फिर सोन आता है, अमरकंटक से निकल रही है, गंगा बिहार में जाके थोड़ा सा, और फिर दक्षिणी विंध्या से प्रवाह होती है। और रिहांद छत्तीसगढ़ से निकल रही है, सोन की सहायक नदी है यह, और रिहांद बांध इसके ऊपर सोनभद्र ऊर्जा प्रोजेक्ट बना है। चंबल आ रहा है, मध्य प्रदेश में मऊ से निकल रही है, यमुना इटावा में आके मिल जा रही है, यमुना में, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वहां पे है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, नदियां और सिंचाई, इस सबसे पहले चलने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो बन रहा है, काफी डिटेल में बन रहा है, ताकि कोई चीजें छूटे ना, है ना। और भाई पढ़ लो, अभी भी मौका। मुझे हर बार ना किसी तरीके से शिकायत मिलती थी, सर आपने ये नहीं कराया, सर ये नहीं कराया। जब मैं करवा रहा हूं तो आप कर भी नहीं रहे हो। प्लीज करिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि ये वही चीज है जहां से आपको एग्जाम निकालने में सबसे ज्यादा मदद भी मिलेगी। बाकी तो ठीक है यार, सिंचाई वो बाढ़ के बारे में ये अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। पीवाईक्यू मैंने अभी आपको करवा भी दिया कुछ, और उत्तर प्रदेश के संसाधन अवलोकन के बारे में, एग्रीकल्चर जो है हमारी यूपी में, गेहूं, गन्ना, आलू, ये सब प्राइमरी है। मृदा यहाँ पे खादर, बांगर, भाबर, तराई, लाल लेटरेटिक सॉइल है। वन यहाँ पे तराई साल वन है। फिर दुधवा और कम जो भी हमारे यहाँ पे वनावरण है, फॉरेस्ट एरिया है, ये सब चीजें हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। खनिज मिनरल, मोस्ट मिनरल्स इन सोनभद्रा रीजन में मिलता है, मिर्जापुर के पास। याद रखना इस तरीके से, चूना पत्थर कोयला, लिमस्टोन कोल, डोलोमाइट, ये मिलता है हमारे यहाँ पे। फिर जिप्सम मीका इन लिमिटेड अमाउंट्स में मिलता है। बॉक्साइट यूपी में नहीं मिलता। कौन सी चीजें नहीं मिलती वो याद रखना, बॉक्साइट यूपी में नहीं मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमने रिहांद डैम, तो सोनभद्र रिवर के ऊपर है। ओबरा, अनपरा, ये ताप्ती ऊर्जा केंद्र है। फिर उसके बाद तापीय ऊर्जा केंद्र। फिर सिंगरौली, जो कॉल्ड द एनर्जी कैपिटल बोला जाता है। याद रखिएगा, एसएसए फैक्ट्स पूछे जाते हैं, नहीं याद रखना तो अगर नहीं लिखा भी जा रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगी। वैसे भी मैं ऐप पे तो डालवा ही दूंगा इसे, तो प्लीज ले लीजिएगा और उस ऐप से डाउनलोड करके इसको पढ़ना चालू कर दीजिएगा। फिर उसके बाद पूर्वी दक्षिणी है ना, और यहाँ पे साउथ ईस्ट यूपी में इज द एनर्जी रिच बेल्ट बोला जाता है। साउथ ईस्ट तो समझ में आ रहा है ना, पूर्वी दक्षिणी तो समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी भी इतनी भी डामाडोल है, तो फिर बस मेरे लिए जब होता था ना, तो मैं ये प्लस बना देता हूँ। मुझे ये पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, सही है ना। बस इस तरीके से जोड़ लो, क्या दिखा है, साउथ ईस्ट, ये रहा, ये वाला रीजन। बस इस तरीके से जोड़ लो भाई। वन जल संसाधन, वन फॉरेस्ट में, तराई में साल, जो अभी आपको बात किया था, वो फॉरेस्ट एरिया बहुत लो होती है तराई रीजन में, तो ठीक है। अब यहां पे आते हैं वीट में। तो वीट दोआब रीजन में यूपी में हमने बात किया था, बांगर जलोड़ लगता है, यूपी में फर्स्ट रैंक पे आता है। राइस यूपी फर्स्ट पे नहीं आता, बंगाल आता है, लेकिन यूपी सबसे ज्यादा एरिया कवर करके बनाता है राइस के लिए। शुगर केन में यूपी फर्स्ट पे आ जा रहा है, लेकिन शुगर केन की क्वालिटी में यूपी फर्स्ट पे नहीं आएगा। समुद्र के आजू बाजू वाले रीजन जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वो सब जगह पे बहुत अच्छी क्वालिटी का गन्ना होता है। पटेटो, फिर यहाँ पे बलुई दोमोड है, और यूपी में फर्स्ट रैंक पे आता है। भाई हम आलू वाले, हाँ, सबको पता ही है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जब भी हमारे यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनेगी तो उसके लिए पटेटो तो चाहिए, आलू तो चाहिए ही चाहिए, और हमारा रीजन यही है ना। मैं यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ, हम में से 90% लोगों के लिए आलू का पराठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आलू का पराठा मेरा खुद का है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा फूड, तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो आलू हमारी संस्कृति में जुड़ चुका है। दलहन बुंदेलखंड रीजन वाला, तो लाल लेटरेटिक सॉइल लग रही है, कम जल लग रहा है, इसलिए बल रहा है।
फिर तिलहन ऑयल सीड, आपको पता है इसके प्रोडक्शन इंडिया में दिन ब दिन बढ़े भी रहे और उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ पे, बुंदेलखंड के रीजन में ही हो रहा है ना। ज्वार बाजरा मिलेट है, जो बरेली है। अब आपको यहाँ पे क्या है, जब भी आप आंसर लिखते हो मीन्स का, तो आपको ये पता चल जाएगा, ओह ऑयल सीड के भाव बहुत बढ़ रहा है और बुंदेलखंड यहाँ का मेजर प्रोडक्शन है। अगर बुंदेलखंड पे यही सी चीज के ऊपर प्रेशर दिया जाए तो बुंदेलखंड इसका एक मेजर प्रोडक्शन रीजन बन सकता है ना। चलिए थोड़ा सा है बस, अब कुछ नहीं है। क्रॉप बेल्ट एट, अब यहाँ पे देखिए जो आपको पूरा एक मानचित्र दिखते हुए आएगा, बस मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कैन बेल्ट दिख रहा है, NW यूपी दिख रहा है आपको, सहारनपुर टू बरेली जो आपको दिख रही है, क्या होता है, गन्ना सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है जो आपको दिख रहा है। फिर आगे चलते हैं, फिर वीट बेल्ट दो आप दिख रहा है, ये रहा। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, हर बार मैं ये नहीं बोलता कि हर बार आप कुछ फैक्ट्स याद करोगे, हर बार आप कोई ट्रिक याद करोगे, मगर आपको याद रहेगा अच्छा वेस्ट में ही है, अच्छा ईस्ट में ही है। जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाला मैप दिखाया था, बस आपको ये करना कि वो डिस्ट्रिक्ट वाला मैप आपको अपने पास रख लेना, ताकि ये सब चीजें अच्छे से हो पाए, है ना। फिर उसके बाद राइस का देख लीजिए, तराई वाला रीजन आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत गंगा प्लेन वाला रीजन भी आ जा रहा है। फिर यहाँ पे पल्सेस वाला आपको बुंदेलखंड वाला रीजन दिख ही रहा है, विंध्या वाला रीजन दिख ही रहा है, ललितपुर दिख रहा है, झांसी दिख रहा है। पोटैटो दिख रहा है आपको, पोटैटो कहाँ पे हो रहा है सबसे ज्यादा, आगरा आगरा फरुखाबाद में क्षेत्र में दिख रहा है आपको, तो भाई यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बेल्ट और लॉजिक सिंथेसिस जो आपको पूरी दिख रही है, और पूरा मैप के साथ यहाँ पे आपको अच्छे से समझा भी दिया गया। ठीक है, अब थोड़े फैक्ट्स हैं, आप चाहिए तो सुन लीजिए, और मैं तो ये बोलूंगा भाई अच्छे से देख लेना। जैसे लखनऊ दिख रहा है, कौन सी रिवर है, गोमती रिवर में, रीजन अवध मैदान है, सॉइल यहाँ पे जलोढ़ है, क्रॉप यहाँ पे गेहूं गन्ना सबसे ज्यादा है। फिर वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, फिर पूर्वी मैदान है, जलोढ़ है, और धान और गन्ना सबसे ज्यादा हो रहा है। आगरा यमुना रिवर के दोआब है ये, फिर बुलेट दोमोट है, और आलू बाजरा यहाँ पे हो रहा है। झांसी बेतवा रिवर के पास है ऑब्वियसली। फिर गोरखपुर राप्ती सोनभद्र रिहंद या सोन बोल सकते हो, वहां पे पड़ जाती है। फिर उसके बाद मेरठ गंगा हिंडन के पास है। फिर प्रयागराज गंगा यमुना संगम सरस्वती बोल सकते हो। बहराइच घाघरा के पास है, और बांदा केन और यमुना के मतलब बुंदेलखंड में है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ और रैमसर साइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया, देख लीजिए इतनी बार तो एग्जाम में वहां पे लिखा भी गया है ना। रामपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, रायबरेली में है। फिर उसके बाद सरसई नावर झील कहाँ पे है, ये इटावा में है, रामसर साइड है। विजय सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है, महोबा में है। ओखला परीक्षा अभ्यारण्य कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध जी को ओखला में जाके संन्यास मिला, बस इस तरीके से याद कर लीजिए। उन्नाव तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य दिख रहा है। तो उसके बाद लखीमपुर में लख ने दूध लेने के लिए गया, तो लखीमपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उधर है। ठीक है, अब फिर जिला और नदी बेलम के बारे में, तो लखनऊ गोमती रिवर ये सब में करेक्ट है। ट्रैप के लिए गंगा डाल देगा, आप कंफ्यूज होकर मार दोगे, गलती हो जाएगी। घाघरा यमुना डाल देगा, आगरा यमुना, फिर गंगा ट्रैप डाल देगा, आपको लगा गंगा ही होगी, फिर आप गलत कर दोगे। गोरखपुर घाघरा डाल देगा, नहीं पता है, तो ये ट्रैप है। ये ट्रैप भी मैंने आपको देके गया, ट्रैप 2 ये रहा, क्षेत्र के हिसाब से दे देगा। ट्रैप 3 ये रहा, ये क्षेत्र के हिसाब से दे देगा। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया था। बाकी एनालिटिक्स मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार समझाया भी हूँ कि कैसे ज्योग्राफी का वेटेज दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहा है, और ये बढ़ेगा भी, उसके पीछे रीजन भी है। नो डाउट है, पहले बहुत आते थे, अब क्वेश्चन कम हो गए, सिर्फ 4 5 या 6 7 ऐसे देखने मिलेंगे। लेकिन क्या इस बार बढ़ने की चांसेस नहीं है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहला तो है रिवर, दूसरा है क्रॉप, तीसरा है क्षेत्र। ये मैंने आपको समझाया था, ये क्यों भी पूछा जाता है, क्योंकि यूपी एक कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान स्टेट में से काउंट होता है। तो वहां पे रिवर और क्रॉप और रीजन ये तीनों सबसे बड़े रोल करते हैं। लेकिन जो ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया वो रिवर से पूछा गया, है ना। ये मैप आपको बहुत अच्छे से समझा भी रहा है। ओके, अब परीक्षक क्या परखता है ये सब आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। और सबसे ज्यादा दोहराए गए 20 तथ्य जो है, गेहूं गन्ना ये सब मैंने आपके सामने रख दिया। जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी प्लीज इसको यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि यही है जो आपको एग्जाम निकालने में सबसे ज्यादा मदद भी करेगी। जैसे बेतवा किस में मिलती है, फिर दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, फिर यूपी की किस में नंबर 1 पे है, फिर लेटेटिक सॉइल मिट्टी कहाँ पे मिलती। ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चन है ना कि वन लाइनर है, मगर हमको ये करना कभी अच्छा नहीं लगता है। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि
ठीक है मेरे से हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अब ये जो पूरा पीडीएफ आपके सामने बना हुआ मिला है, ये मैंने बनाया था एक तो वाईसीटी यूथ कंपटीशन घटना चक्र और 2024 के और 25 के खुद के क्वेश्चन पेपर उठा के अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने बना के मैंने प्रेजेंट किया। तो इन सब बुकों को मैंने भी कवर किया। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं कोशिश करूंगा एक एक चैप्टर को इस तरीके से खत्म करवा दूं ताकि अगली बार से आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूपी के जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसको कवर करने की कोशिश की है। धीरे धीरे मैं इस पे और डिटेल में जाऊंगा और चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा। बस इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, जहां भी डाउट हो नीचे कमेंट करिएगा, मैं मदद करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए जय हिंद।